Hello everyone, welcome back to JK SSB online tutorial. This is Varsharani here. आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इसके अंदर आज हम देखेंगे किस तरह से बंगाल के बाद और एक एक करके राज्य जो हैं ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बनते जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आए हैं जिनका हम आंसर करेंगे यहाँ पे। अभी देखो, पहला क्वेश्चन ये आया था कि मैम आपने बोला कि जो बैटल ऑफ प्लासी होती है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होती है। तो फिर उसके बाद अंग्रेज़ जो होते हैं मीर जाफर को यहाँ पे एज अ पपिट किंग, एज अ कठपुतली नवाब वहाँ पे बना देते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि मीर कासिम को बना देते हैं उसको हटा के। तो क्वेश्चन आया कि मैम फिर मीर कासिम इसकी बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट क्यों करता जब इसको उन्होंने नवाब बना दिया है। तो कहानी ये है कि देखो, जब उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाया तो क्यों बनाया। मीर जाफर एक सेनापति था सिराजुद्दौला का। तो नवाब सिराजुद्दौला के साथ जब युद्ध होता है प्लासी का, तो मीर जाफर जो होता है अंग्रेजों के साथ होता है, ये मिल गया होता है ये। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम इसको अपनी मनमानी के काम कराएंगे, लेकिन जब ये बैठा गद्दी पे तो ये सारे काम नहीं मानने लगा। इनको अच्छा नहीं लगा, मीर कासिम को बैठा दिया। मीर कासिम भी आगे चल के अड़ने लगा, ये भी नहीं वैसे काम करने लगा जैसा अंग्रेजों को चाहिए था, एकदम 100% कठपुतली। तो इन्होंने इसको हटाया, वापस से मीर जाफर को बैठा दिया। तो जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जा रही थी उस टाइम में मीर जाफर था नवाब बंगाल का, और मीर कासिम जो था ये यूनाइटेड फोर्स बना के बैटल ऑफ बक्सर में आ जाता है लड़ने के लिए। ये होती है एक कहानी इसकी। अच्छा जी, तो वो दूसरा क्वेश्चन था ये क्लाइव कौन है। क्लाइव गवर्नर था बंगाल का, पहला गवर्नर बंगाल का क्लाइव था। वारन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल होता है जिसने डायरकी खत्म की थी। अपने पिछली वीडियो अगर देखी है ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे जो बैटल ऑफ बक्सर होती है उसके बाद डायरकी आ जाती है। बंगाल में जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है, फाइनेंस का काम होता है, वो सारा अब ब्रिटिश के हाथ में है, और सिर्फ काम जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वो सारी देखेगा नवाब। और 1772 में वो सिस्टम खत्म हो जाता है और नवाब का सारा काम खत्म और पूरा बंगाल 100% ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन जाता है। अब लेकिन उस जंग में अवध भी था, पार्टिसिपेट कर रहा था, तो अवध को भी कुछ पनिशमेंट मिलनी थी। तो अवध को पूरा ब्रिटिश ने मर्ज तो नहीं किया अपने साथ, बट उनको कहा कि आप हमारी मिलिट्री के लिए जो है खर्चा पानी करोगे। ये थी उनकी सजा। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से अब मैसूर में जाते हैं ये। मैसूर पहले मैप पे देखेंगे हम कि मैसूर कहाँ है। तो विजयनगर एम्पायर जो होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है मैसूर अप टू 1565, क्योंकि इस टाइम के बाद 1565 के बाद विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है, अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनते हैं, और उनमें से मैसूर भी अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देता है। तो वॉडियर डायनेस्टी होती है। वॉडियर डायनेस्टी जो होती है पहली, जो मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट मैसूर के फाउंडर होते हैं ये वॉडियर। हाँ, तो वडियर की हम बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, जो यडुराई वडियर होते हैं ये वसाल होते हैं, और यही जो 1399 में यहाँ पे एक बहुत ही शानदार म्यूनसिपैलिटी बनाते हैं मैसूर नाम होता है इसका। और जब 1565 में डिसइंटीग्रेट होने लगता है विजयनगर एम्पायर, ये चक्रवर्ती हरिहर जो होते हैं ना, ये विजयनगर एम्पायर के रूलर होते हैं। तो जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो उस टाइम में मैसूर एक इंडिपेंडेंट राज्य बन के निकलता है, और फिर उसके बाद बहुत ही प्रॉस्पेरस ये राज्य होता है। बहुत ही मतलब अच्छे सुनहरे दिन देखे इस राज्य ने, और बहुत एक्सपेंड किया, बहुत तरक्की की इन्होंने। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये कोई 1760 की आसपास की बात है। इस टाइम में राजा होता है कृष्ण राजा द्वितीय। ये जो कृष्ण राजा द्वितीय होता है वडियर डायनेस्टी का, ये वीक रूलर होता है, ये नॉमिनल रूलर होता है। रियल जो पावर होती है वो चली जाती है इसके सेनापतियों के पास। तो इनमें से एक जो होता है इसका मिनिस्टर के पास पावर होती है, तो मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है किसी को भी। तो हैदर अली को उसने अपॉइंट किया डिंडीगुल का फौजदार, मतलब एक ऑफिसर बना देता है हैदर अली को। तो ये जो इस पे जब हमला होता है मैसूर पे आसपास से, तो
जो हैदर अली होता है ये सबसे काबिल बंदा होता है, सारे जो जितने भी लोग हैं अभी इस डायनेस्टी में, इस राज्य में सबसे काबिल आदमी होता है, भाग दौड़ अपने हाथ में ले लेता है और संभाल लेता है सब, और यही फिर यहाँ का रियल हेड बन जाता है, यही यहाँ का रूलर बन जाता है। कौन? हैदर अली। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जो हैदर अली होता है 1761 की बात है, ये रूलर। अभी तक जो कृष्ण राजा है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो 2 साल के बाद इसके बिल्कुल 63 में उसकी डेथ होती है। तो होता क्या है कि जो अब वडियर डायनेस्टी के लोग हैं, जो वो चाहते हैं कि वो वापस से रूल करें, लेकिन करेंगे कैसे? इतना एफिशिएंट है हैदर अली, और ये आने नहीं देगा अब उनको, अब नहीं आने देगा उनको। अब क्या करेंगे? तो जो वडियर थे ना, वडियर और अयंगर, इनकी आपस में अच्छी बनती थी। तो अयंगर इनको सपोर्ट कर रहे थे कि अगर आपको हैदर अली से लड़ना है, अपना तख्त आपको वापस चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे थे। और ये दोनों सोचते थे कि हम क्या था, ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश अगर हमारी हेल्प करते हैं तो हम वापस यहाँ पे आ सकते हैं राज करने। तो ब्रिटिश भी यही चाहते थे कि कोई ना कोई आए और हम लोग जाएं हेल्प करने। तो हैदर अली के रिलेशन फ्रांस के साथ भी अच्छे थे। फ्रांस के साथ इसके रिलेशन अच्छे हैं, समझ लो ब्रिटिश के साथ खराब है, ठीक है। तो ब्रिटिश को ऑलरेडी थोड़ी बहुत खटक रहा था मैसूर। एक और कारण था ब्रिटिश को मैसूर के खटकने का, वो था, देखो कहाँ है मैसूर? है यहाँ, और ये जो कोस्ट है ये मालाबार कोस्ट है। मालाबार कोस्ट चाहिए था अंग्रेजों को स्पाइस का ट्रेड करने के लिए, और ब्रिटिश की एक्सपेंशन पॉलिसी भी यही थी कि हमें एक एक करके सारे राज्य जो है एक्वायर करने हैं। बंगाल से जो पैसा लूट रहे हैं वहां से, वो पैसा खर्च के मैसूर को लेंगे, मैसूर को लूट के जो पैसा खर्च करना है वो नॉर्थ में जो मराठा वगैरह पे खर्च करेंगे, वो लूटेंगे वहां से, तो उनको युद्ध करने के लिए वहां काम आ जाएगा पैसा। तो वो यही करते थे। तो इसी कारण से, क्योंकि उनको मालाबार कोस्ट चाहिए था, तो इस कारण से क्या हुआ, अंग्रेजों ने, और वडियर में तो कुछ खास पावर थी नहीं, तो और ना ही अयंगर में थी, लेकिन लोग थे ये, अगर ठीक है, तो इनको कोशिश करते हैं ये वडियर जो हैं कि हम वापस से अपने इसको ले आते हैं। लेकिन उस टाइम में हैदर अली को पता चल जाता है और वो जेल में डाल देता है लोगों को जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं कुछ, और अयंगर लोगों को भी जो पकड़े जाते हैं वो। और क्योंकि हैदर अली के अपने कुछ पोस्ट में भी, अपने जो सरकार होती है उसमें भी अयंगर लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो सबको नहीं निकालता, जो काम गलत करता है सिर्फ उसी को निकालता है, जो इसके अगेंस्ट कुछ करता है, उसके अलावा सबको रखता है। थोड़ा बहुत टॉलरेंट होता है, रिलीजियस टॉलरेंस भी होती है इसके अंदर थोड़ी, मतलब कुछ डिग्री तक हम देखने को मिलती है। तो टीपू सुल्तान में वो चीज़ भी नहीं थी, रिलीजियस टॉलरेंस नहीं थी, बर्दाश्त नहीं कर सकता था किसी नॉन मुस्लिम को अपने सामने। और दूसरा, जैसे हैदर अली ने रिटेन करके रखे हुए थे अपनी सरकार में अयंगर भी, क्योंकि उसको पता था कि अयंगर जो है मेरे जो दुश्मन हैं उनके सपोर्टर हैं, और फिर भी उसने अपनी सरकार में वो रखे हुए थे क्योंकि उसको जांच थी कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, और उसको पता था कि ये जो बड़े बड़ी पोस्ट पे लोग हैं यही जंग में मुझे बचाएंगे। तो जब जंग होती है, अब जंग ब्रिटिश के साथ इनकी जंग होती है, तो इसमें हैदर अली जीत जाता है, क्योंकि उसकी जो मैनेजमेंट होती है, जो लीडरशिप होती है, जो आर्मी के टैक्टिक्स होते हैं, वो सब कुछ इसके पास था, और ये बहुत अच्छे से जीत जाता है। वेरलिस्ट गवर्नर जनरल था उस टाइम में बंगाल का, वो आया था लड़ने, तो हैदर अली जीत जाता है बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से। और ये बहुत सारे अयंगर्स को पुनिश भी नहीं करता है कि आप मेरे साथ नहीं हो या कुछ, क्योंकि जो फौज में वो तो लड़ेंगे ही ना, वो लड़ रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, हैदर अली की फिर से जंग होती है अंग्रेजों के साथ, वारन हेस्टिंग्स होता है, ये गवर्नर जनरल होता है, इसके साथ जब जंग होती है तो बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है जब, क्योंकि ये जंग 4 साल तक चली थी, तो इन 4 सालों के अंदर ही हैदर अली की हो जाती है डेथ। तो टीपू सुल्तान आता है संभालने के लिए, संभाल कुछ पाता नहीं है, लेकिन जंग हो जाती है ड्रॉ। एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के थ्रू ये खत्म की जाती है, संधि होती है मैंगलोर की। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ट्रीटी ऑफ मैड्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये किन वॉर्स का नतीजा है? एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, या बैटल ऑफ प्लासी? मतलब किस बैटल का ये नतीजा है ये वाली ट्रीटी होना? इस तरह से भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अच्छा, अब टीपू सुल्तान लड़ता है उसके बाद, क्योंकि उसके बाद भी जंगें होती हैं, लेकिन टीपू सुल्तान का क्या था कि
उसने जो अयंगर लोग थे उसकी पोस्ट में बड़े बड़े, इसने इनके ऊपर भी जुल्म ढाए। उसने अयंगर लोगों के गांव जाके मतलब लाशें इसने बचा दी लोगों की, कह सकते हो मासूम बच्चों की, औरतों की। इसने कुछ नहीं बख्शा लोगों को। कुछ गांव में तो लोग ऐसे थे, मेलकोट एक गांव था, वहां पे लोग दिवाली मनाना भूल गए क्योंकि उसने दिवाली वाले दिन जब सेलिब्रेशन चल रही थी वहां पे जाके एक साथ 800 लोगों की लाशें बिछा दी थी और बाकी सारे भाग गए थे वहां से। मतलब इसने खून की होली बना दी थी इनकी दिवाली को। और रिलीजियस टॉलरेंस भी नहीं थी इस आदमी में, ये फोर्स्ड कन्वर्जन वगैरह बहुत करता था। जो लोग इसके लिए टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं ना, तो वो टाइगर पता नहीं किन लोगों की नज़रों में है, आई डोंट नो वो कौन लोग हैं, मिले तो पता चले। तो अब जंग, इसके बाद जो जंग होती है टीपू सुल्तान की बारी आती है, लेकिन ये हार जाता है उसमें बुरी तरह से। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटीज को साइन करनी पड़ जाती है और ट्रीटी में आपको पता है जो हारता है तो ब्रिटिश फिर खतरनाक वाली शर्तें रखते हैं, तो टीपू सुल्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता। उस फिर से जंग होती है एक, तो 1799 में एक और जंग होती है और टीपू सुल्तान उसमें भी हार जाता है क्योंकि उसने अपने ही जो जिस किंगडम में वो है, जिस किंगडम के लोग उसकी सेना में है, जिस किंगडम के लोग उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिस किंगडम के लोगों को उसको रक्षा करनी चाहिए, उन लोगों पे वो अत्याचार कर रहा है। और अब उसको कौन बचाएगा? ऊपर से मराठे हैं, उनकी भी नहीं बनती किसी के साथ, मतलब जो आसपास के होते हैं ना, ये आपस में किसी की भी बनती नहीं थी यहाँ पे। और जो निज़ाम था हैदराबाद, उसके साथ भी नहीं बनती थी टीपू सुल्तान की। तो निज़ाम भी नहीं बनती इसकी। पुराने वाले जो वडियर हैं वो भी चाहते हैं वापस आना इस पे, और जो अयंगर हैं उनको उसने इतना सताया है, अब इसका कौन साथ देगा? ये हारा, बुरी तरह से हारा और मारा गया। इसके बाद जो वडियर होते हैं वापस से यहाँ पे रूलर बन जाते हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि ये पप्पीटी थे अंग्रेजों के, मतलब एक कठपुतली रूलर हो जाता है वडियर, उतना स्ट्रांग तो नहीं है ना। तो विलियम बेंटिक आता है 1831 में और ये मैसूर और कुर्ग फुल्ली अपने ब्रिटिश एम्पायर में ऐड कर लेता है। अब पपिट भी हटा दिया इन्होंने बाद में, तो मैसूर चला गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, चलते हैं पंजाब की तरफ, मराठा की तरफ। तो पहले मैप पे देख लेते हैं मराठा कहाँ है। एक मिनट, सी दिस इज मराठा। ये जो मराठा एम्पायर जब ये पीक पे था ना, तो इतना बड़ा एम्पायर था ये। दिस इज मराठा एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था। तो शुरू किया था, इसको फाउंडर थे जो शिवाजी महाराज होते हैं इसके फाउंडर, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी बोलते हैं इनके लिए। इनके बेटे होते संभाजी। तो ये बहुत बहादुरी से लड़े थे, औरंगजेब के टाइम में थे, होते थे ये। तो बात कर लेते हैं, फाउंडर तो छत्रपति शिवाजी हैं और इन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि एक होगा किंग और एक होगा उसका प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे पेशवा, मतलब ज़्यादा पावर जो होती थी वो बाद में फिर वो पेशवा को दे दी इन लोगों ने। तो एक पेशवा होता है बालाजी विश्वनाथ, वो सेकंड फाउंडर ऑफ पेशवा एम्पायर बोलते हैं इनको, ठीक है। बाजीराव फर्स्ट जो होते हैं, बाजीराव प्रथम, ये अटॉक से लेके कृष्णा तक अपना बना लेते हैं इस पूरे मराठा साम्राज्य को। ये जो बालाजी विश्वनाथ है ना, पहले बालाजी विश्वनाथ ने फारूक सियर को भगाया था और अपने किंगडम को बढ़ाते गए। फारूक सियर इनके ऊपर फिर हमला नहीं करता था क्योंकि इसको भगाया था इन्होंने। फिर बाजीराव जो प्रथम होता है, इसके टाइम में क्या होता है कि मतलब इसको गोरिल्ला वारफेयर आते हैं, ठीक ठाक गोरिल्ला वारफेयर सबसे जो एक्सपेंड हुआ है ना, ये बहुत बड़ा एम्पायर शानदार, ये बाजीराव प्रथम के टाइम में हुआ है। पालखेड़ की जंग होती है हैदराबाद के साथ, ये जीत जाते हैं और ट्रीटी ऑफ मुंगी साइन होती है। नादिर शाह इन्हीं के टाइम में, जब बाजीराव प्रथम होता है तब नादिर शाह दिल्ली में अटैक करता है, लेकिन दिल्ली में कोई मराठाओं की सरकार थोड़ी ना थी। दिल्ली में किसकी सरकार थी उस टाइम में? मोहम्मद शाह था दिल्ली में। तो मोहम्मद शाह जब दिल्ली में था, मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर वीक था। आता है नादिर शाह, ईरान से आता है, वो ईरानी होता है, ठीक है, ईरान से आता है, दिल्ली को लूटता है, दिल्ली का कोहिनूर लूट जाता है, तख्त ताउस होता है एक, वो लूट जाता है। तो कोहिनूर अब याद रखना, कोहिनूर 1739 में। बैटल ऑफ करनाल बोलते हैं इसको, करनाल जो है ना हरियाणा में एक जगह। दिल्ली का प्लंडर होता है, 80 करोड़ के और एसेट्स लेके जाता है और कोहिनूर भी ले जाता है। बालाजी बाजीराव आते हैं जिसको नाना साहब बोलते हैं। इनके टाइम में क्या होता है, यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है। देखो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले हमें लग रहा था कि ब्रिटिश और जो मराठा की दोनों की पावर बहुत ग्रो कर रही है,
और हो सकता है कि जो मराठा है, क्योंकि वो इंडिजिनस लोग हैं, तो वो ज़्यादा कामयाब हो जाए पूरे देश के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने में। तो अब क्या हुआ, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, इसके बाद ये डिसाइड हो गया कि अब मराठाओं का भविष्य नहीं है, अब सिर्फ ब्रिटिश का ही हुकूमत होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है ना, अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है। अहमद शाह अब्दाली, ये जो दुर्रानी होता है ना, इनके साथ होती है, और मराठाओं के बीच में होती है वर्सेस मराठाज। बुरी तरह से हारते हैं मराठा, इनका होलोकास्ट होता है, इनका नरसंहार होता है इसमें, और ये बहुत बुरी तरह से हारते हैं, और इनके बुरे दिन शुरू। अब ये वीक हो जाते हैं जब वो लूट के चला जाता है यहाँ से अहमद शाह। वो बदला लेने आया था बेसिकली, जो लाहौर से भगाया था ना उसका वाइसराय तैमूर शाह, उसका बदला लेने के लिए आया था ये, और लेके चला गया बदला। कौन? अहमद शाह अब्दाली। ये था कौन सा? अफगान रूलर था ये। और इस जंग में, इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनका साथ दिया था अवध के जो होते हैं और दिल्ली जो मुगल्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, दिल्ली पे या मुगल्स पे ना मराठाओं ने बहुत अटैक किए थे, और मराठाओं ने पहले, मुगलों ने भी मराठाओं पे अटैक किए थे, तो इनकी आपस में पहले से नहीं बनती थी औरंगजेब के टाइम से मराठाओं के साथ। और अवध की और दिल्ली का जो होता है, मतलब मुगल, अवध और दिल्ली जो मुगल्स होते हैं उनके अपने अच्छे रिलेशन थे, तभी बैटल ऑफ बक्सर में भी वो साथ में लड़े थे। तो अब क्या होता है, यहाँ पे उनके अच्छे रिलेशन। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है, डिसिसिव बैटल होती है, ये हार जाते हैं, और इसमें इसके बाद अब डिसाइड हो जाता है कि अब अंग्रेज ही जीतेंगे, अगर इनका युद्ध हो जाता है युद्ध। तो जो पहला युद्ध होता है, तो इसमें जो ये मराठा होते हैं ये जीत जाते हैं, तो मराठा जीत जाते हैं, ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन करनी पड़ जाती है अंग्रेजों को। 1803 में अगेन फिर से युद्ध होता है, और मराठा उसमें हार जाते हैं। और जो बैटल ऑफ किरके होता है, थर्ड जो युद्ध होता है, इसमें भी ये जीत जाते हैं अंग्रेज। तो इसमें क्या होता है कि जो ये बाजीराव सेकंड होता है उस टाइम में, ठीक है, बाजीराव द्वितीय होते हैं और वो हार जाते हैं। अब आप यहाँ से एक और क्वेश्चन मुझे पूछोगे, मैम आपने कहा नाना साहब जो था वो था उस टाइम में 1739 के बाद 1740-50 के टाइम में, मतलब ये था बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव, हाँ था 1750 के टाइम में ही था। तो आप बोलोगे मैम 1857 के जो युद्ध हुआ था, रिवॉल्ट हुई थी, हमें पता है, हमने मणिकर्णिका देख ली है, हमें पता है कि रानी लक्ष्मीबाई के टाइम में नाना साहब हुआ करते थे, 1857 की बात है, और आप कर रहे हो 1757 से 50 के आसपास की बात। तब कहाँ से नाना साहब थे? तो वो जो 1857 के टाइम में नाना साहब थे ना, वो नाना साहब द्वितीय थे, मतलब सेकंड, नाना साहब द्वितीय। वो जो पहले आपने देखा कि नाना साहब प्रथम है, बस इतना ही फर्क है, कोई डाउट इसमें नहीं रखना आप। अब देखते हैं कि पंजाब में किस तरह से ब्रिटिश रूल आता है। तो पंजाब के अंदर ना सुकर चकिया मिसल होती है एक। ये क्या था, जब 10वें जो सिख गुरु के बाद बंदा सिंह बहादुर आते हैं संभालने के लिए, लेकिन जब उनकी भी डेथ हो जाती है ना, तो ये जो ब्रिटिश किंग, जो सिख जो किंगडम होता है, ये टूट के ना अलग अलग मिसल बन जाते हैं। जब ये अलग अलग मिसल बन जाते हैं, ये 18वीं सेंचुरी की बात है, अलग अलग जब ये मिसल बन जाते हैं तो ये 12 मिसल होते हैं, ठीक है, 12 अलग अलग हिस्से हो जाते हैं एक काइंड ऑफ, ठीक है। तो एक मिसल होता है सुकर चकिया मिसल, जैसे आलू वालिया मिसल होता है, वैसे ही एक सुकर चकिया मिसल होता है। तो सुकर चकिया मिसल की हम क्यों बात कर रहे हैं बाकी 11 को छोड़ के? क्योंकि इस मिसल में आगे चल के महाराजा रंजीत सिंह पैदा होते हैं। तो चरण सिंह ने ये मिसल बनाया था, और महाराजा रंजीत सिंह इनके ग्रैंड जो सन होते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह जो होते हैं, ये अगेन छोटे छोटे मिसलों को मिला के एक बड़ा सा राज्य बना लेते हैं, पंजाब इंडिपेंडेंट राज्य होता है। अच्छा जी, तो अब क्या कहानी है कि अंग्रेजों ने भी अपने कार्यकाल में कभी रंजीत सिंह, मतलब महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर हमला नहीं किया था, और वो डरते थे कि कहीं इसने हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा, कहीं फ्रांसियों के साथ मिलकर हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा। इसलिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये किसी जंग के बाद की संधि नहीं थी,
ये जंग के पहले की संधि थी कि कहीं ये हम पे जंग ना कर दे। जंग से बचने के लिए ये संधि थी, क्योंकि अगर उनके पास पावर ज़्यादा होती वो डेफिनेटली हमला करते, लेकिन उनके पास पावर उनसे तो कम थी। तो महाराजा रणजीत सिंह को पता था कि ये कैसा आदमी है, तो अब कहीं ये हम पे हमला ना कर दे, चलो जुबान ले लेते हैं। तो जुबान कैसे ली? ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करा के। इसको बोलते हैं कि ये रहा सतलुज रिवर, तो आप इसके नीचे नहीं आना और हम इसके ऊपर नहीं आएंगे, ये रहा बॉर्डर हमारा। महाराजा रणजीत सिंह मान जाते हैं, उनको वैसे भी लाहौर साइड उनकी कैपिटल थी और अमृतसर पूरा नॉर्थ में ही था सतलुज के सब कुछ, ठीक है। अमृतसर रिलीजियस कैपिटल थी उनके टाइम में और पॉलिटिकल कैपिटल होती है लाहौर। बात है 1809 की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हो जाती है। अब ब्रिटिश और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में कोई तकाजा नहीं होगा और कांगड़ा, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ये सब चीज़ें आराम से मतलब महाराजा रणजीत सिंह के अंदर आ जाती हैं। और ये एक काम और कर लेते हैं, वो जो कोहिनूर नादिर शाह लेके गया था ना ईरान वाला, वो किसी दिन शुजा शाह ने ले आया था वहाँ से, वो दुरानियों ने लाया था उनसे। तो इन दुरानियों से कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह ले आते हैं। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद उनका बेटा होता, छोटा होता 5 साल का, तो सर्जेंट जो मतलब पैटर्नेस होती है उनकी महारानी जिंद होती है, जिसकी बच्चे की जो माँ होती है। तो इनने क्या किया, महारानी जिंद ने क्या किया, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी उसका उल्लंघन कर देती हैं, ये सतलुज को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ब्रिटिश के साथ इनकी जंग होती है। ब्रिटिश इसी मौके की तलाश में था कि कब ये खुद करे और हम हमला करें, क्योंकि अब महाराजा रणजीत सिंह तो रहे नहीं और इनके कुछ सेनापतियों को भी ये खरीद लेते हैं कुछ, मतलब ठीक है। तो जंग यहाँ पे एक नहीं होती, यहाँ बहुत सारी झड़पें होती है, बहुत जगहों पे अलग अलग लेवल पे जंगें होती हैं यहाँ पे। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करनी पड़ जाती है, जो बहुत ही अपमानजनक ट्रीटी होती है। और भैरोवाल, तो भैरोवाल एक ट्रीटी होती है, मैं स्पेलिंग अलग से लिख देती हूँ, भैरोवाल। इन ट्रीटियों के मतलब मुताबिक अंग्रेजों की बहुत शर्तें इनको खतरनाक माननी पड़ जाती हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर तो आपको ही पता है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं अंग्रेज की, आपने जो जंग करी है इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। और इनके पास लाहौर की कीमत तो होती है लेकिन बाकी राज्यों की कीमत नहीं होती, छोटे छोटे, तो कश्मीर वगैरह जो चले जाता है इनसे। और फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर जम्मू कश्मीर के जो गुलाब सिंह होते हैं उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में होती है, तो वो खरीद लेते हैं उनसे। गुलाब सिंह बोलते हैं कि अगर पैसे की बात है तो पैसे आप रखो, मुझे दे दो कश्मीर। तो वो क्योंकि क्या होता है कि जम्मू कश्मीर के से बिलोंग करते थे गुलाब सिंह, तो वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के हाथ में चली जाए ये, तो वो खरीद लेते हैं जैसे तैसे करके। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर्स होती हैं, जो बहुत सारी वॉर्स होती हैं यहाँ पे इकट्ठे, यहाँ पे अलग अलग एरिया में। चिलियाँ वाला युद्ध होता है, गुजरात में होता है। चिलियाँ वाला जो होता है ये भी बहुत खतरनाक वॉर होती है, यहाँ पे रामनगर में होता है। तो कोई इजी नहीं था अंग्रेजों के लिए, ना मैसूर जितना इजी था, ना मराठा जितना इजी था, ना सिख एम्पायर को लेना इजी था, लेकिन उन्होंने फिर भी मैनेज किया और ले लिया। गुजरात के युद्ध को बोलते हैं तोपों का युद्ध। तो अब क्या होता है, सेकेंड एंग्लो सिख वार होती है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है। दोनों में सिख जो होते हैं, दोनों में जो पंजाब होता है वो हार जाता है और ब्रिटिश जीत जाते हैं। और इसके जो दलीप सिंह होते हैं, जो इनके बेटे होते हैं, इनसे ये ऐसी ऐसी ट्रीटियाँ साइन करवा देते हैं और लास्ट में इनको पेंशन पे भेज देते हैं इंग्लैंड, जो तुम जाओ इंग्लैंड इनको, ठीक है। तो पंजाब अनेक्स कर लेते हैं इसी तरह से। फिर अवध की बात करते हैं। तो अवध को 1856 में इन्होंने अनेक्स किया था अपनी टेरिटरी में। यहाँ पे कोई जंग नहीं हुई थी, यहाँ पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, जो सादत खान थे ना, ये मतलब फाउंडर थे इंडिपेंडेंट अवध किंगडम के। पहले अवध जो होता था वो मुगल एम्पायर के अंदर आता था। तो शुजाउद्दौला जो थे उनके खास जो थे, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था मराठाओं के अगेंस्ट, एंड बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने शाह आलम और मीर कासिम का साथ दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में। तो अंग्रेजों के साथ भी लड़े और मराठाओं के साथ भी, क्योंकि हर तरफ युद्ध लगे होते, सबके होते थे ये, ठीक है। अब एक बात पता चल गई होगी कि जो मुगल थे और जो अवध के थे, इनके रिलेशन थे अच्छे, और इन दोनों के रिलेशन मराठाओं के साथ थे बहुत ही खतरनाक, बहुत गंदे रिलेशन थे इनके मराठाओं के साथ, क्योंकि औरंगजेब के टाइम से ही मराठाओं के साथ इनके अच्छे रिलेशन नहीं थे। अच्छा, तो लास्ट रूलर होता है इनका वाजिद अली खान। 1856 में वाजिद अली खान के ऊपर मिस गवर्नेंस का इल्ज़ाम लगाते हैं और ले जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी होते हैं उस टाइम में, जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल। और जो सिखों के साथ यहाँ पे जो लड़े थे, यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी होते हैं,
दुरानी एम्पायर से जो कोहिनूर लेके आए थे रंजीत सिंह, वो कोहिनूर अब उनके बेटे से ले जाते हैं अंग्रेज। और डलहौजी जो होता है वो कोहिनूर को लेके सीधे जाता है क्वीन के पास और क्वीन को दे देता है। अब क्वीन के पास से कौन ही ले सकता है, उनकी पूरी दुनिया में इतनी सारी कॉलोनीज थी, पूरी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज उनकी गुलाम थी, और उनको कौन हाथ भी लगा सकता है। तो कोहिनूर चला गया। अच्छा जी, तो अवध में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं मिस गवर्नेंस का और उनको खारिज कर देते हैं। पूरा अवध अपनी टेरिटरी में इमर्ज कर लेते हैं 1856 में। अब आप देखोगे 1857 में जो रिवॉल्ट होती है ना, इसमें इनका बड़ा रोल होता है। वाजिद अली खान जो होते हैं, इनकी जो वाइफ होती है बेगम हजरत महल, उनका रोल आपको देखने को मिलेगा 1857 के रिवॉल्ट के अंदर भी। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही होगा। उससे पहले हम कोहिनूर की बात कर लेते हैं जाने से पहले। तो ये एक मिनट में जगह बना लेती हूँ उसके लिए। देखो क्या हुआ था, गोलकोंडा एक रीजन है, ये आंध्रा जो रीजन है ना इसमें आता है, ये आंध्र प्रदेश वाले साइड गोलकोंडा। यहाँ पे माइल्स, जहाँ पे कुछ माइंस है जो डायमंड की माइंस है, कोलूर माइंस, तो डायमंड की माइंस है यहाँ पे। तो ये बहुत फेमस है डायमंड बनाने के लिए। यहाँ पे बना था कोहिनूर एक कलरलेस डायमंड। ये मलिक कफूर ले जाता है इनसे। मलिक कफूर जब ले जाता है ये, तो अलाउद्दीन खिलजी को देता है। तो दिल्ली में रहता है ये जो कोहिनूर होता है, खिलजी के पास जाता है ये। फिर जब आगे वाले आते हैं यहाँ पे रूलर्स, उनके पास रहता है। तो मुगल्स तक ये मुगल्स के पास रहता है। मुगल्स में जो रूलर होता है मोहम्मद शाह के टाइम में नादिर शाह ने किया हमला ईरान से, अपने पास ले गया नादिर शाह से अफगान रूलर्स ले आए। तो अफगानियों ने वहां से ले आया, इससे ले आए कौन, महाराजा रंजीत सिंह ले आते हैं इससे। और फिर इनके बेटे दलीप सिंह से ले जाते हैं डलहौजी जो होता है ये दे देता है किसको, क्वीन को। और आज भी ये क्वीन के पास ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।